चलिए, जी सुखदेव जी नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कल बहुत हद तक आपको कैंसर से ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। आज मैं कुछ यूनिवर्सल चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। स्पेशल अगर हम बात करें थ्रॉट के रीजन की, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ठीक है, लेरिंजाइटिस, ये जो कंप्लेंट होती है, जितनी भी थायराइड की कंप्लेंट होती है दोस्तों, याद रखना दो मेडिसिन के अंडर कंट्रोल होती है, S2C13। ठीक है, ये जो दो मेडिसिन होती है, अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिया, क्योंकि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, अगर S2C13 का प्रयोग कर लिया तो टॉन्सिलाइटिस बहुत ही क्विकली ठीक होता है दोस्तों। बहुत तेजी के साथ में रिकवर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप किसी भी किडनी डिसीज को देखते हो तो आप क्या समझते हो? जैसे मॉडर्न साइंस अगर किसी प्रकार से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देता है आपको, तो वो एंटीबायोटिक के साथ आपको एंटी इंफ्लामेटरी भी देता है, एक मल्टीविटामिन भी देता है ना, और कई चीजें सपोर्ट में देता है। आप जानते हो उस सपोर्ट से क्या होता है? आपका जो पर्टिकुलरली वहां पर स्टिमुलेशन होता है उस पार्ट का, वो बहुत तेजी से होता है, और स्टिमुलेशन जितनी तेजी से होता है उतनी तेजी से क्यूरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादातर केसेस में यहां पर आपको C17 Win1G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, C17 Win1G का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर उसका सपोर्ट लेकर देखिएगा, जितनी भी किडनी की डिसीज होती है ना, बहुत तेजी से सबसाइड हो जाती है, बहुत तेजी से जाती है ना। अब कई महत्वपूर्ण बात होती है, आप देखते हो बॉडी में ओडीमा होता है, जानते हो क्यों हो रहा है ओडीमा, है ना? आप किसी भी ऑर्गन के लेवल पर जाओगे तो वहां पर अगर ओडिमा नजर आता है, सूजन नजर आता है, आप कहते हो भाई आंखों के नीचे ये बैग्स बन गए, पफीनेस हो गए, हैंड्स में ओडिमा हो रहा, लेग्स में ओडिमा हो रहा, बॉडी के लेवल पर ओडिमा हो रहा, कई बार ड्रॉप्सी मिलता है, कई बार एनासार्का मिलता है। जानते हो आपको क्या हो रहा है ना? आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जानने की जरूरत है। S2C2L1Y, ये C2 का क्या रोल है? अगर आप केवल C2Y देंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर S2C2L1Y को दे दो, हर प्रकार के ओडिमा को आप ठीक कर सकते हो। किसी भी प्रकार का ओडिमा, चाहे वो कार्डियक ड्रॉप्सी के लेवल पर हो, या पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट के लेवल पर हो, आपको याद रखने की जरूरत है C2Y जो होता है, रिमूव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एज वेल वहां पर फेट, यानी फेट को भी रिमूव करने का काम करता है। अब आप सोचिए दोस्तों, जब इतना बड़ा फ्रेमवर्क आपको दिखा रहा है तो इसका फीडबैक कितना बड़ा होगा आपका, है ना? आप यहाँ पर जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर टॉप क्लास रिजल्ट दिखाते हैं, है ना? जब आप किसी भी स्किन डिसीज का ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत हद तक इस पूरे लेवल पर आपको याद रखना है C17 ये स्पेशल आपके बॉडी की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जब टॉक्सिसिटी रिमूव हो गई, अब मान लो आपको स्किन डिसीज का ट्रीटमेंट करना है, आप सुपरफिशियल में चले गए, S5C5L1Y, S3C3L1Y, S5C3L1Y, आपके S3C5L1Y, आप एक एक मेडिसिन को अप एंड डाउन करते जाओ, देखो कितना ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहा है ना? जब सुपरफिशियल स्किन के लेवल पर होता है तो S5C5L1Y का प्रयोग करते हो, जब डीप स्ट्रक्चर के लेवल पर होता है तो S3C3L1Y का उपयोग करते हो, लेकिन जब कभी भी आप S5C3 करते हो, यानी आपने देखा कि सुपरफिशियल फंक्शन प्रॉब्लम आ रही है S5, लेकिन डिसीज नीचे से आ रही है, अर्थात डर्मिस से ऊपर एपिडर्मिस पे आ रही है C3L1Y। लेकिन इसके विपरीत यदि आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के रूप में, लेकिन इंटरनल जो प्रॉब्लम है, इंटरनल फंक्शंस के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो S3C5L1Y का प्रयोग किया जाता है। ये केवल और केवल फिजियोलॉजी के बिहाफ पर तय होता है। जी नवाब सर।
ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई बड़ी चीजें नहीं निकल कर आती है दोस्तों। आपको अगर पर्टिकुलर किसी भी जो ऑर्गन के लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन भेजना है, बी लगा दीजिए। वहां से रिलैक्स करके इन्फ्लामेशन दूर करना है, वाई लगा दीजिए। मैंने आपको फिर कहा, बार बार कह रहा हूं, A3 वर1 वाई किसी भी मेडिसिन में लगा दीजिए, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की मेडिसिन में, उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन दूर हो जाएगा। इतना ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो अर्थराइटिस हो रहा है, याद रखना, अर्थराइटिस हो रहा है तो आपको एक मेडिसिन बहुत शानदार तरीके से, जी देवांगन सर गुड आफ्टरनून, यहां पर बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। यदि आप, ठीक है, एक प्रोटोकॉल निकाल के लाते हो, तो अगर प्लांट भी आप पर आपने स्टडी किया है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लेडम पाल की स्टडी किया है ना, लेडम पाल की स्टडी किया, तो आपको केवल इतना पता लगाना है कि लेडम प्लांट आपके कौन सी कैंसरस ग्रुप के मेडिसिन में मौजूद है। लेडम पाल का मेन होता है जब आपका पांव ठंडे होता है और बॉडी में पेन होता है जॉइंट्स में, या नीचे से ऊपर की तरफ पेन बढ़ता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होता है। याद रखना दोस्तों, प्रोटोकॉल C6RE। फिफ्थ डायल्यूशन C6RE का टॉप क्लास रिजल्ट देता है। फिफ्थ और 10th डायल्यूशन में जॉइंट पेन बंद होता है। कई बार जब हम एनाल्जेसिक ड्रॉप बनाए दोस्तों, उस एनाल्जेसिक ड्रॉप के साथ जब इसको सपोर्ट किया गया, किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन, जो कितना भी क्रॉनिक हो, कितना भी डीप में हो, सबसाइड हो जाता है दोस्तों, है ना। तो ये हमें मालूम कब पड़ा, जब हमने लेडम पाल की स्टडी किया और C6RE को वहां पर हमने एक अर्थराइटिस के प्रोटोकॉल के रूप में मान्यता दी कि नहीं यार, कोई भी जॉइंट्स का पेन होता है ना, सिंपली पेन होता है, पेनफुल पेन होता है, बहुत तेजी के साथ आप देखो इसको कवर कर जाते हो। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरनल एंड एज यूजुअल एक्सटर्नल। जब आप एब्डोमिनल कैविटी की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, आप जो एब्डोमिनल कैविटी की बात करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो दोस्तों, है ना, एक्सटर्नल कंप्रेस, इंटरनल कंप्रेस, आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, S10 C10 WE, ये हमेशा याद रखना है पूरी एब्डोमेन के लेवल पर, पूरी एब्डोमेन कैविटी में, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, टॉप क्लास रिजल्ट आपको दिखाती है दोस्तों। ठीक है, हमेशा बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है ना। अब जब हमने पल्सिटिला की स्टडी करी कि भाई पल्सिटिला क्या काम करती है, फीमेल रेमेडी है, और A3 को इसलिए हमने स्पेसिफिक माना, है ना। और A3C1 और RE का प्रयोग जब भी हमने किसी भी ऐसी महिला के लेवल पर किया जिसको बहुत ही स्कैंटी मेंसेस आता था, है ना, बहुत कम मेंसेस आता था, जिन महिला डॉक्टर्स को हमने ये प्रोवाइड कराया, हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया, है ना, कई कॉम्बिनेशन बनाए, S1 C1 A1 F1 RE, S1 C1 A1 F1 Win1 RE, S1 C1 A1 F1 Win1 Y, S1 C1 A1 Win1 WE। हमने कई प्रोटोकॉल्स बनाए और इन प्रोटोकॉल्स को फीमेल डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराए, और फीमेल डॉक्टर ने जब यहां पर बताया कि ये प्रोटोकॉल्स इस डिसीज पे काम कर रहा है, ये ओवुलेशन के लेवल पर काम कर रहा है, हमने अलग अलग लेवल पर क्राइटेरिया तय करा कि ये मेडिसिन वहां काम कर रही है, ये मेडिसिन वहां काम कर रही है। जब वहां पर हमने उस प्रोटोकॉल्स को देना शुरू किया, हमारे रिजल्ट 2 गुना बढ़ गए, है ना। हमने C1RE दिया तो जो महिला जिसको मेंसेस बहुत कम आते थे, खुलकर मेंसेस आने लगे। यानी आप सोच लीजिए, जिनको स्कैंटी मेंसेस आता था, मेंसेस खुलकर आने लग गया दोस्तों। ठीक है, जब हमने वहीं पर थोड़ा सा चेंज किया, भाई महिलाओं को हमेशा पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, तो मेल को C1A1 का प्रयोग किया, फीमेल को C1A3 का प्रयोग किया। ठीक है, और उसके साथ में G लगा दिया हमने। ठीक है, C1A3G लगा दिया, नेगेटिव में दिया, पिंपल्स ठीक होने लग गए, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वहां पर काम किया, हमने देखा फीमेल की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती है जिसमें सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, C1A3G देने से सिक्रेशन कम हो गया। यानी जो ऑयली सिक्रेशन होता है, भाई पिंपल्स होता क्या है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बनती है ना। आप देखते हो बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक स्वीट ग्लैंड, एक सीबेसिस ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होती है बगल में से पसीना निकालती है, वो पसीना चिपचिपा नहीं होता, लेकिन जो सीबेसिस ग्लैंड होती है, आप चेहरे पे हाथ लगा के देखिए, ये चिपचिपा होता है ना, वो सीबेसिस ग्लैंड का डिस्चार्ज है। तो जो पोर्स होते हैं वो पोर्स को पैक कर देता है, और इसीलिए एक्ने डेवलप होता है ना। और यही कारण है दोस्तों, C1A3G जो होती है पिंपल्स पे बहुत ब्रिलियंटली काम करती है। ठीक है, याद रखना, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है। एक पेशेंट आया जिसको यहां से यहां तक पूरा रेड था,
है ना। मॉडर्न साइंस क्योर नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमने वहां पर गौर किया कि भाई ये तो टेंडोनाइटिस है, और टेंडोनाइटिस है तो हमने वहां पर टेंडोनाइटिस के लेवल पर मेडिसिन सिलेक्ट किया। वहां पर हमने देखा कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, टेंडन्स का इन्फ्लामेशन हो गया। हमने वहां पर C3B का प्रोटोकॉल तय किया कि हमें C3B का प्रोटोकॉल तय करना है। हमने मस्कुलर रीजन पे प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, और जब वहां पर C3B का प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, मस्कुलर रीजन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया और तेजी से इन्फ्लामेटरी जो कंजेशन था सबसाइड होने लग गया। हमको तब समझ में आया कि भाई यहाँ पर C3 का, S5 का, B का सर्कुलेशन हमने दे दिया, तो ये जो लिगामेंट्स के लेवल पर, टेंडन के लेवल पर, जो मस्कुलर लेवल है, वो तीनों कवर हो जाते हैं। इसलिए C3B का प्रोटोकॉल हमने यहाँ पर तय किया दोस्तों। अगर कोई भी ग्लैंडुलर रीजन आया, ठीक है, कोई भी ग्लैंड्स का रीजन आया, ये जो ग्लैंडुलर रीजन होता है, ये ग्लैंडुलर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बॉडी में कहीं पे भी ग्लैंडुलर रीजन हो, S5 C5 का रोल है। लेकिन हमने देखा कि उनमें अगर डीपली स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो S3G ही पर्याप्त है, आपको S5 C5 आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल C3G ही पर्याप्त है। ये प्योरली ग्लैंडुलर होता है, ठीक है, ये प्योरली ग्लैंडुलर होता है, और इसीलिए टॉप क्लास रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं ग्रुप के हिसाब से, एक शॉर्ट टर्म थ्योरी के आधार पर मैंने आपको बता दिया। आज जब हम खुद फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे कि भाई ये सेल कैसे काम करती है, कल से हमारा वही टॉपिक है। आज हमें केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज के बारे में साइंटिफिक व्यू को समझना है ना। तब हम कल, जब सेल, कल से हमारा जो मेन क्लास शुरू होगा, हम लोग जो प्रोटोकॉल पढ़ाना चाहते हैं, मैं सिस्टम वाइज, आज 13 तारीख हो गई, मेरे पास 10 दिन है आपके लिए। डेली एक सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा शॉर्ट में, और आपको बताऊंगा कि मेडिसिन कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और सबसे मेन चीज होती है, हम लोग किसी से प्रोटोकॉल लेना नहीं सीखे दोस्तों, हम खुद प्रोटोकॉल बनाना सीखे। किसी भी पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग, डिसीज के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोटोकॉल बनाते आना चाहिए दोस्तों। और जिस दिन हम प्रोटोकॉल बनाना सीख गए ना, वी आर द बेस्ट, हम सबसे आगे रहेंगे दोस्तों, कभी पीछे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आज हम जो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज काम कैसे करती है ना। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नाम क्यों दिया गया, कई लोग यही सोचते हैं, अरे यार इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है। हमारे यहाँ एक DI साहब आए मॉडर्न साइंस के, और कहने लगे, नए नए थे, ज्वाइनिंग हुआ था, 2 महीने बाद लेने आए थे। तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं तो होम्योपैथ फिजिशियन हूँ, ये देख लो मेरा मटेरियल सब देख लो, इतना बड़ा कारोबार ले रहे हो ये वो। मैंने कहा सर आप एलोपैथ के DI हैं, मैं होम्योपैथ का हूँ, ये मेरा होम्योपैथ का लाइसेंस, ये मेरी होम्योपैथ की डिग्री, ये मेरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की डिग्री, और ये टोटल 13 अदर सर्टिफिकेट्स जो मेरे अलग फार्मेसी के लेवल पर, ये मेरे प्रिपरेशन के लेवल पर, ये फूड लाइसेंस के लेवल पर, ये 13 अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। आप चेक कर लीजिए, आप कहां पर नजर आते हैं, आप लिखित में दीजिए, मैं कोर्ट में पेमेंट आपको दे दूंगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे से 1 घंटे तक उन्होंने डिस्कशन किया, और पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जानने की कोशिश की दोस्तों। उन्होंने ये जाना कि हमको ये पता था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या करंट थेरेपी होती है। मैंने कहा साहब करंट थेरेपी कहाँ से हो गई, होम्योपैथ का नाम आ रहा है, इलेक्ट्रो नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन होगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब उन्होंने मुझे 1 घंटा दिया, मैंने 1 घंटा में उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया, और मैंने कहा इसके लिए साल भर लग जाएगा सर, 1 घंटा तो बहुत मामूली बात है, ये इसको समझना है, साल भर लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से आज तक कभी मेरे क्लिनिक पर नहीं आए। कभी भी लोगों के क्लिनिक बंद हो जाते, छापे पड़ते, मेरा क्लिनिक 2000, यहाँ पर जब घर पे मैंने सेटल किया, 2009 तक मैं खरगोन में था, 2009 के बाद में मैंने कसरावद में सेटल किया, पूरा एक ही जगह कर लिया। पहले मेरा वहां से यहाँ आना जाना चलता था दोनों जगह, लेकिन मैंने वो बंद किया, एक ही जगह सेटल किया। तो बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा दोस्तों कि मेटी जी ने अपनी रेमेडीज को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम क्यों दिया। आप में से कितने लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं उनको हेड्स अप है, जो नहीं जानते आज समझ लो दोस्तों, ताकि कल को कभी मेरे जैसी जो कंडीशन आपको मिले, तो आपको बिल्कुल सीना तान के खड़े होकर बात करना है आपको, और वही चीज आपके लिए एज के लेवल पर बहुत काम आएगी दोस्तों। ये पहले ही कहा गया है कि दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो रेमेडी है, होम्योपैथिकली एक्ट करती है, ये सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, सारे लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जितनी रेमेडीज है होम्योपैथिकली एक्ट करती है। हाँ ठीक है,
हम लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, आप उनको बता दो कि होम्योपैथ की रेमेडी कैसे काम करती है। आपने कहा ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी होम्योपैथिकली एक्ट करती है, आप हमें प्रूव करके बता दो। ठीक है, याद रखना ये पहले ही कहा गया था, लेकिन जब आप यहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज की बात करते हैं तो अब हमने उनको बताया कि यहां पर ये एक्यूट प्लांट है ना। आप जब किसी भी रेमेडी को देखोगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, किसी भी रेमेडी, आप S1 को उठा लो, 9 प्लांट से मिलकर बनी है, 9 प्लांट्स, है ना। कुछ प्लांट बहुत ही एग्रेसिव है ना, इमीडिएट काम करने वाले, आप उनका परसेंटेज देख लीजिएगा। कुछ प्लांट स्लो काम करने वाले हैं, उनका परसेंटेज देख लीजिएगा। और कुछ प्लांट बहुत ही ज्यादा डीप में काम करने वाले, बहुत कम क्वांटिटी में उनको मिलाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर ये बस चल रही है, ये बस में अगर ये सीट आगे की है, ये बीच की है और ये पीछे की सीट है, कौन व्यक्ति चाहेगा कि मैं पीछे की सीट पे बैठूं? कौन चाहेगा कि मैं बीच में बैठूं? कौन चाहेगा आगे बैठूं? लेकिन जब आप अर्ली स्टेज में आप देख रहे हो कि यार ये बस जाने वाली है, मुझे टिकट चाहिए, आप फटाफट बुक कर देते हो, भाई अगली सीट दे दे। लेकिन आप मजबूरी है, आप पिछली सीट पे बैठना पड़ेगा क्योंकि सीट गाड़ी भरी हुई है ना, आप एडजस्ट करते जाते हो, है ना। तो यही आपकी बॉडी में एडजस्टमेंट होता है। आपकी बॉडी में कुछ प्लांट एग्रेसिव रूप में काम करते हैं, कुछ दोनों, जो कुछ बहुत डीप में काम करते हैं, कोई बहुत सुपरफिशियल काम करते हैं, कोई बीच में काम करता है। इन्हों तीनों को कॉम्बिनेशन में इस तरह से मिलाया गया कि जैसे S1 आपकी पूरे लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पर बनाई गई है, फूड पार्टिकल्स के न्यूट्रिशन को प्रिपरेशन के लेवल पर बनाई गई है, उसका वर्क उस तरह से बना दिया। ठीक है, और इसीलिए वहां पर जैसे जैसे आप उसको नर्वाइन करते जाएंगे, अर्थात आप कोई भी मेडिसिन को रेमेडी के रूप में जब आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, वो नर्वाइन होती चली जाएगी, और नर्वाइन होती चली जाएगी अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी उसके अंडर में आने शुरू हो जाएगा, और वो डीप सीटेड ऑर्गन पे काम। S1 दे रहे हो तो आप कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन दे रहे हो, लेकिन जब उसको नेगेटिव करते जाओगे, उसका एरिया जो होता है, सरफेस एरिया होता है ना, बढ़ता चला जाता है, उसका पावर बढ़ता चला जाता है। ये गुण इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्लांट्स मिलाए गए। आप होम्योपैथ में नहीं कर सकते, होम्योपैथ में केवल कुछ सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन सिलेक्ट होती है, और कई सिम्टम कई मेडिसिन में मिलता है ना। यानी एक सिम्टम देखो तो कई मेडिसिन में मिल रहे हैं। अब आपको गट्स होना चाहिए कि ये मेडिसिन के अदर सिम्टम्स जो उसके डिसीज के मिल रहे हैं, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे भाई ये 4-5 मेडिसिन इसकी ये डिसीज के सिम्टम से मिल रहा है। फिर वही प्रॉब्लम, ये 4-5 मेडिसिन कैसे दे? और हमारे एज में तो धड़ल्ले से कोई भी उठा के मेडिसिन दे देता है। क्यों दे देता है? मैंने अभी सब प्रोटोकॉल्स आपको बताया क्यों दे देता है। बिकॉज हमारी मेडिसिन एक अलग तरह से काम करती है। एंजाइटी को के ओवरडोज देने से आप देखो कंजेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी आपने अगर एंजाइटी को ग्रुप को मेडिसिन को दिया, तो किसी व्यक्ति को अगर आपने दिया, ये कंजेशन दूर करता है। लेकिन यदि आपने बाय चांस बहुत सारी मेडिसिन दे दी, ये कंजेशन उत्पन्न कर देगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एंजाइटी को ही वो रेमेडी है, यदि आपने इसको नेगेटिव करके दिया, माइन्यूट डोज में दिया, कंजेशन को दूर किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि ये जो सेल है ये एबनॉर्मल कंडीशन काम कर रही है, हाँ कंजेशन है, लेकिन क्यों? क्या हाइपर फंक्शन है या हाइपो फंक्शन है? आप ये बताइए, हाइपर है या हाइपो है? यहां आपने बहुत सारा मैजिक डोज दिया तो ये हाइपर फंक्शन में कंजेशन और बढ़ जाएगा। यही हो रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, गलत मेडिसिन सिलेक्शन के कारण। लेकिन जब आपने देखा कि ये हाइपर फंक्शन है, वही मेडिसिन का नेगेटिव दे दो। सबसे बड़ा उदाहरण, आपकी उंगली दरवाजे में आ गई, पूरा यहां पर आप देखो ब्लूइशनेस हो गया, है ना, पूरा नीला पड़ गया। क्यों हुआ भाई? पहले तो इंजुरी, पॉजिटिव केस। ठीक है, पॉजिटिव केस हो गया, हाइपर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आपकी कैपिलरी से बाहर आ गई, टिश्यू फ्लूइड में कलेक्ट हो गई, बहुत सारा ब्लड यहां पर कलेक्ट हो गया, है ना। ये क्या हुआ? पॉजिटिव केस हुआ। अब पॉजिटिव केस हुआ तो आपने यहां पर देखना है कि मेडिसिन नेगेटिव दो, तो आप क्या करते हो? एंजाइटी को 1 को नेगेटिव देते हो, एपीपी को नेगेटिव देते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, ये नेगेटिव मेडिसिन जो ब्लड बाहर आया है उसको वापस वेसल्स के अंदर डाल देती है, और जितना बचा हुआ होता है सबको एक्स्ट्रा वेसेशन के माध्यम से पर्टिकुलरली वहां से बाहर निकाल देती है। नीलापन विद इन 3 डोज, A1 का 1000 या एपीपी का 1000 के 3 डोज आपका 10-10 मिनट के अंतर पे देने पर रात तक, शाम तक, दूसरे दिन उठते हो ना, देर इज नो कीमोसिस, है ना। आपको देखने को मिलेगा वहां साइनोसिस जो नजर आ रहा है ना, जो ब्लूइशनेस नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ हो जाता है ना। ये प्रैक्टिकल आपकी मेडिसिन का है दोस्तों, है ना। इसलिए कार्य करने का तरीका भी होम्योपैथी के लिए नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ना।
याद रखना, होम्योपैथी इस न्यू सिस्टम का आधार जरूर बना है। भाई प्लांट्स तो मैक्सिमम वही है, 90+ प्लांट जो होम्योपैथ में यूज होता है, लेकिन दोस्तों मॉडर्न जितने भी मॉडर्न मेडिकल डिस्कवरीज हैं, है ना, याद रखना दोस्तों, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिनल प्रैक्टिस आप करते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा उसके लेवल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप मॉडर्न मेडिसिनल डिस्कवरीज की टेंडेंसी होती है जिसमें ड्रग के सिलेक्शन का रेफरेंसेस के साथ से दोस्तों होम्योपैथ की जितनी भी टेक्निक है ना, वो उनको पढ़ा गया, समझा गया, और उसी के अकॉर्डिंग हमने एडवांस टेक्निक्स निकाली है जिसको हम बोलते हैं कोवेशन टेक्निक, सल्फर मर्क्यूरी साल्ट की टेक्निक, प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज को निकाला गया। यहां पर लॉ ऑफ नेचर का उपयोग किया गया, है ना, लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी को वर्क कराया गया। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब यहां पर ये कंफर्म किया गया कि जितने भी एलोपैथ प्रैक्टिशनर है ना, वो भी धीरे धीरे मानने लग गए दोस्तों कि ये जो रेमेडीज है ना, ये इलेक्ट्रोमेपैथ की बिल्कुल अलग रेमेडीज है ना। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जितना काम करते हैं ना, ये डिसीज सिम्टम के आधार पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, लंबे समय तक जो केसेस को डायग्नोस नहीं कर पाते उनको भी डायग्नोस तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन होती है ना, ये स्पेशल ऑर्गन से रिलेटेड है। यानी हम ऑर्गन्स की मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, हमें पता है हमारी मेडिसिन ऑर्गन के बिहाफ पर काम करती है ना। अब ऑर्गन के बिहाफ पर काम करती है तो मेटी जी ने उसी लेवल पर देखा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, कुछ ऐसी मेडिसिन इजाद करूं जिसमें कोई केमिकल ना हो, केवल प्लांट्स के बिहाफ पर हो। और वो कुत्ते वाला एडवर्टाइज सब करते हैं, है ना, आपको मालूम है, कुत्ते को घाव था, वो रगड़ रहा था, धीरे धीरे देखा उन्होंने 2-4 दिन बाद वो ठीक होने लग गया, है ना, कोई मेडिसिन ली, उस प्लांट से रगड़ के ठीक हो गया, केवल रगड़ने से ठीक होगा, अर्थात एक्सटर्नल अप्लाई से ही ठीक हो गया। इसीलिए मेटी जी ने सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद इंटरनल चीजें उन्होंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया था दोस्तों। इसलिए हम जब यहां पर इस प्रकार की, डॉक्टर हनीमैन ने भी ग्रेट डिस्कवरी की, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, है ना। इसीलिए दोस्तों पूर्ण रूप से जब रिकॉग्नाइज करने की बारी आएगी दोस्तों, तो वर्ल्ड में हनीमैन साहब को बहुत प्रॉब्लम आई दोस्तों। बहुत सारे मॉडर्न डॉक्टर्स ने उसका अपोज किया, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है हनीमैन साहब और उनके अनुयायियों ने। उसी प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी अभी हमें और आपको बहुत सारी लड़ाइयां लड़ना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मेटी जी ने अपनी रेमेडी को यहां पर चेंज किया, प्लांट बेस्ड बनाया। होम्योपैथ में तो केमिकल, एनिमल, नोसोड, सार्कोड सब यूज होता है ना। याद रखना, यहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का नाम रखा दोस्तों, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, अपने रेमेडी का नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी क्यों रखा? मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी बनाने का तरीका अलग है, होम्योपैथ की रेमेडी को बनाने का तरीका अलग है। होम्योपैथ में क्या किया जाता है, प्लांट्स जिसकी रेमेडी बनाना होता है, इस मदर टिंचर बनाना होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया जाता है ना। तोड़ करके उसको वहां पर क्रश किया जाता है, मशीन में पीसा जाता है, और पीसने के बाद उसमें जितने भी, अब उसमें कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, कई वहां पर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस भी होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं उसके, है ना, सल्फर मर्क्यूरी साल्ट के छोड़ दीजिए, एल्कलॉइड्स होते हैं, उनको सारों को वहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको अल्कोहल में छान लिया जाता है, डिस्टिल वाटर अल्कोहल का मिक्स करके वहां पर छान लिया जाता है, और जो बाकी का बचा ना उसको भी वहां पर डाल दिया जाता है अल्कोहल में या डिस्टिल वाटर में। कुछ समय बाद उसमें जो बचा कुचा अर्क था वो भी उसमें आ जाता है, उसको भी यहाँ पर मदर टिंचर में मिक्स कर दिया जाता है। ये होता है होम्योपैथ मदर टिंचर बनाने का तरीका, ठीक है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पहले क्या होता था, कोऑगुलेशन टेक्निक में बनाया जाता था। अब वो वास्तव में सही है गलत है ये तो फार्मेसी वालों की बात है, अभी हॉट फर्मेंटेशन से बनाया जा रहा है, ये दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। पहले क्या होता था, आप खुद घर पे बना सकते हैं, आप किसी भी डिस्टिल वाटर में 1/4 के एक बॉटल ले लीजिए ब्राउन कलर की, 1/4 डिस्टिल वाटर भर लीजिए, और उसमें जो भी प्लांट्स का आपको स्पेजरिक एसेंस डालना है, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, है ना। 7 दिन बाद देखिए वो अंकुरित होना शुरू होता है, उनको निकाल लीजिए और दूसरी डाल दीजिए, है ना। आपको 3 महीने तक, मैक्सिमम 1.5 से 3 महीने तक आपको अंधेरे कमरे में वहां पर, और जो वो बॉटल रहेगी उसको केवल आप एक काले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अच्छे से बांध दीजिए और उसको ऐसे कैसे रख दीजिए आप, ठीक है। याद रखना, धीरे धीरे करके क्या होगा कि जितना भी प्लांट्स आपने डाला था, जो पार्ट्स डाला था, वो धीरे धीरे उसमें इसेंस छोड़ते चले जाएंगे, है ना। ये प्योर कोऑगुलेशन टेक्निक से बना हुआ स्पेजरिक एसेंस होता है। इसकी जो क्वालिटी और इसके जो रिजल्ट होते हैं, ट्रिमेंडस,
पहले जो हम मेडिसिन यूज करते थे उसके रिजल्ट इधर दिया और इधर 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलता था। अभी हमें 7 to 10 डेज वेट करना पड़ता है। कुछ एटमॉस्फेयर का चेंजेस, कुछ पॉल्यूशन का चेंजेस, और कुछ वहां पर, क्योंकि आज के जो स्पेजरिक एसेंस बन रहे हैं या क्रूड एसेंस बन रहे हैं वो बॉयल थेरेपी से बनाया जाता है। ठीक है, उसको बॉयल किया जाता है, यानी वही चीज बॉयल किया, इधर आपने कूलिंग लगा दिया, यहाँ पर ठंडा होकर छन के आया और वहां पर आपने छान के उसको तैयार कर लिया। अब उसमें सल्फर मर्क्यूरी साल्ट पहले उनको डिफरेंशिएट किया गया, उसके बाद में फिर उनको मिला लिया गया। मतलब पहले आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और डिफरेंशिएट करके फिर उसको मिला रहे हो, ये टेक्निक हो रही है, और उसके बाद में वो स्पेजरिक एसेंस के रूप में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, डिस्कवरी की जो कहानी होती है ना, वो इस क्वेश्चन का जवाब देती है ना। याद रखना, जब इलेक्ट्रोमेपैथ की डिस्कवरी हुई, वो जब क्वेश्चन निकल कर आया कि भाई इलेक्ट्रोमेपैथ नाम ही क्यों दिया गया, तो मेटी जी का एक्सपीरियंस सुनिए आप। मेटी जी ने जब एक्सपीरियंस किया था दोस्तों, जो कई लिक्विड के साथ किया था, कोई ये जरूरी नहीं कि 114 प्लांट जो आपको 115 प्लांट बताए गए यही किया, उन्होंने 500 प्लस प्लांट्स पे स्टडी किया था और उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल बनाया था। उन्होंने बहुत सारे लिक्विड बनाए थे दोस्तों, उन्होंने लिक्विड प्रिपेयर किए थे, और काउंट मेटी जी ने पाया कि कुछ स्पेशल मॉर्बिड अफेक्शंस हो रहा है इस लिक्विड के वहां पर टच करने पर। ठीक है, और वो कई इंफेक्शंस या कई ऐसी कंडीशन जो बॉडी में आती थी, केवल वो टच करते थे और मेडिसिन के माध्यम से वो दूर हो जाता था। ठीक है, इस लिक्विड के टच करने पर ही वो प्रॉब्लम जो उसको डेवलप हो रही पेशेंट को डिसअपियर हो रही थी, उस कुत्ते के जैसी। इसीलिए दोस्तों एक इलेक्ट्रिक स्पीड से ये मेडिसिन एक्ट करती है, ये उन्होंने पहला वर्ड लिखा था अपने बुक में कि ये मेडिसिन इलेक्ट्रिक की गति से वर्क करती है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है तो ये बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे, ये प्लांट में ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे डेवलप हो रहा है ना। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि उन्होंने ऐसी डिस्कवरी करना शुरू किया जो वाटर में वेजिटेबल की इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करने का तरीका जान सके। यानी वाटर है, वाटर में जो वेजिटेबल्स है उनकी इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर फिक्स किया जा सके, ताकि भी कभी भी किसी भी समय कितने भी समय आप यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरह से क्विक रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते रहे दोस्तों। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इसीलिए उन्होंने वहां पर दोस्तों इन लिक्विड के लिक्विड इलेक्ट्रॉइड्स या इलेक्ट्रिक रेमेडीज के नाम से वो उसको पुकारने लगे। यहां से शुरू होता है दोस्तों वर्क। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने इसको और सही तौर पर समझाया दोस्तों। मैंने कहा ना, मेटी जी को सही शागिर्द नहीं मिला दोस्तों, मैं सही बात कह रहा हूं, इस चीज को आप भी अप्रिशिएट करोगे। जो सही शागिर्द मिलते हैं, जैसे होम्योपैथ में हैनीमन जी को मिले, कई लोग मिले, एलेंस, डॉक्टर एलेंस मिले, है ना, वहां पर कई डॉक्टर्स उनको सपोर्ट करते हुए आगे निकल गए दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहां पर भी उनको मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स ने वहां पर उसको समझाने का तरीका निकाला, है ना। उन्होंने ये देखा कि नर्वस सिस्टम ऐसे स्टेट में आ जाता है कि जब कहीं पर नर्व स्किन के आसपास स्थित रहती है दोस्तों, तो वहां पर जब हम इस लिक्विड को स्किन के उस पार्ट में कांटेक्ट में लाते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमेटिकल फोर्स डेवलप हो जाता है। अर्थात उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया, वहां लगा दिया और उसके आगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लगाया, अप्लाई करा, स्प्रे करा, पेंट करा, कंप्रेस करा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो इंपल्सेस हैं फास्ट चलने लग गई। इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारी मेडिसिन बॉडी में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है ना। और ये चीज धीरे धीरे साइंटिफिकली प्रूफ होती चली जा रही है दोस्तों। ठीक है, और हमारे आईडीसी के मेंबर जो है उनको हेड्सअप है, यही चीज उन्होंने वहां पर प्रूफ करके भी रख दी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है हमारे पास कोई रिसर्च विंग नहीं है। आप डंके के चोट पर ये नहीं कह सकते ये मेडिसिन ऐसा काम करेगी, क्योंकि न तो हमारे पास डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, न हमारे पास प्रैक्टिकल अप्रोचेस है, न हमारी फार्मेसी ओपनली हमें बताती है कि ऐसी मेडिसिन करना, ऐसे करना। बहुत सारी दिक्कत है। अभी देखिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सारी फार्मेसीज आगे आ रही है, बहुत सारे लोग नॉलेज को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को ओपन कर रहे हैं। और तब अब देखिए बिल्कुल नया जनरेशन इलेक्ट्रोमेपैथ का शुरू हो गया। कुछ समय लगेगा दोस्तों, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, कुछ समय लगेगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को कोई रोक नहीं सकता मान्यता के लेवल पर, बस हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ही करना है, दूसरे साइंस को नहीं करना। अगर आपने बीच में ऐड करा आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, ये साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया
कि मसल्स और नर्व में बहुत ही रेगुलर और कंपैरेटिवली पावरफुल इलेक्ट्रिक एक्शन होता है ना। आपको ये विशेष तौर से याद रखना अपनी टेबल प्रैक्टिस में कि कोई भी मसल्स हुआ, कोई भी नर्व हुआ, जब तक नर्व इस मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करेगी, नर्व का स्टिमुलेशन मसल्स के लेवल पर नहीं होगा। जब मसल्स नर्व को स्टिमुलेट करेगी, आप देखिए रेगुलर और कंपैरेटिवली पावरफुल इलेक्ट्रिक एक्शन यहां पर होता हुआ नजर आता है दोस्तों। यही कारण है प्राय स्किन कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से फील्ड वहां पर, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्किन में पाया जाता है दोस्तों। यही कारण है बॉटल शेप्ड या स्किन की जितनी ग्लैंड्स होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिव होती है, स्किन की जितनी भी ग्लैंड्स होती है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इसीलिए आप जब स्किन डिसीज में काम करते हैं, मैंने प्रोटोकॉल बताया था आपको, ये देखिए आप, है ना, ये उसी के बिहाफ पर मैं बता रहा हूं आपको कि प्रॉब्लम कहाँ है, सुपरफिशियल है या डीप में है, आपको वैसा प्रोटोकॉल तय करना। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब रेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज वहां होती है तो इन प्रत्येक ग्लैंड का बेस क्या होगा, पॉजिटिवली एक्टिव होगा। जो बेस होता है पॉजिटिवली एक्टिव होता है दोस्तों, जबकि इनकी अपर सरफेस क्या होगी, नेगेटिवली इलेक्ट्रोड्स होती है। यानी यहां पर ये जो ग्लैंड्स है, ये इस ग्लैंड्स के लेवल पर, ये ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंड्स है, तो यहां पर सिक्रेशन बन रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। इसीलिए याद रखना, लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है नेगेटिव होता है, बाहर का पार्ट पॉजिटिव होता है ना, याद रखना। और यही लॉ ऑफ जो नेचर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, ये साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, जब इसका आप वहां पर पर्टिकुलर इस प्रकार का अपर सरफेस देख रहे हो, नेगेटिव बेस देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रत्येक नर्व, प्रत्येक मसल्स और मसल्स का प्रत्येक भार जब स्थिर रहता है दोस्तों, तब लॉन्जिट्यूडिनली सेक्शन में इस प्रकार से, ये लॉन्जिट्यूडिनली सेक्शन है, इस लॉन्जिट्यूडिनली सेक्शन में दोस्तों पॉजिटिव होता है ना, जबकि क्रॉस सेक्शन में ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर ब्लड, यहां पर पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल होता है, ब्लड पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल होता है दोस्तों। और यो यही कारण है यूरिन क्या हुआ, फ्रेशली जो आप यूरिन को अवॉइड कर रहे हो नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल होता है, क्योंकि जब आप मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हो बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से आपके ब्लड में आ जाती है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब किडनी से फिल्टर होकर यूरिन फ्रेशली बनती है वो नेगेटिवली हो जाती है, क्योंकि उसको फिल्टर कर दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए हैनीमैन ने ये दिखाया था दोस्तों कि यहां पर जो वार्म लिविंग और नर्वस सब्सटेंसेस जो पेशेंट होते हैं कूलर कूलर पोर्शन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। याद रखना, उनका जो ठंडा पार्ट होता है ना बहुत पॉजिटिव होता है। इससे प्रूव होता है यदि येलो इलेक्ट्रिसिटी को, यदि येलो लाइट को यदि फ्रेशली एक्साइटेड आई बाल पर, जब आप पर्टिकुलर आपकी आई बाल पर डालते हो, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल आई करंट कॉर्निया से ऑप्टिक नर्व के ट्रांसफर सेक्शन तक इंक्रीज हो जाता है, और इसी कारण आप तुरंत आंखों को बंद करना शुरू कर देते हो, है ना। याद रख लेना दोस्तों, इसी का मतलब होता है कि फ्लूइड नर्व की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। कोई भी फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड में पॉजिटिव नेगेटिव यानी कैटायन एनायन होता है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं हमारे कोर्स में, जब हम पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पर स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली यहाँ से आप वहां पर जो कैटायन एनायन के प्रोसेस देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पर आपको नजर आता है कि फ्लूइड नर्व की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। याद रखना दोस्तों, इससे ही ये साबित होता है दोस्तों कि आपका जो नाम है कि यहां पर दोस्तों इस बैटरी से, जब इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज में होती है दोस्तों, उसी प्रकार फ्लूइड में भी इलेक्ट्रिकल करंट या कंटेंट पाया जाता है ना। तो बैटरी में क्या होता है, सेल ही होता है ना, सेल में इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, तो यहां भी हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स में इलेक्ट्रिकल्स होता है ना, और यही इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करते हैं। यही कारण है दोस्तों वेजिटेबल एसेंस का उपयोग ग्लोबल्स को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। यही वेजिटेबल एसेंस का उपयोग आप कर रहे हो दोस्तों, तो ग्लोबल प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हो, है ना। साथ ही साथ जो फ्लूइड रेमेडी है यानी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी है दोस्तों, ये फोर्स उसमें पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काउंट मेटी ने अपनी रेमेडीज को इसीलिए इलेक्ट्रोमोपैथ का नाम दिया था कि वहां पर इसमें इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप करने का पूरा गुण होता है, जो लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार अगर आप उपयोग करते हो, यानी यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव, अगर वो उपयोग करते हो तो डेफिनेटली जो हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव कंडीशन होता है उसको आप न्यूट्रल कर सकते हो, और न्यूट्रल करके वहां पर आप क्योर कर सकते हो। इसीलिए
मेटी जी ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की है दोस्तों, अगर आपको याद हो, हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बी आर ई, वाई जी, और डब्ल्यू ई क्या है दोस्तों, डब्ल्यू ई न्यूट्रल है, एपीपी इसकी इन्वर्टर, ठीक है। इसीलिए मेटी जी ने ये बनाया कि ये जब भी हाइपो एक्टिविटी होती है बीईआरई दे दीजिए, बॉडी में कहीं पर भी हाइपो एक्टिविटी होती है बीईआरई दे दीजिए, आपकी हाइपो एक्टिविटी को स्टिमुलेट करके बैलेंस स्टेट में डाल देगा। वाई जी को जहां पर हाइपर एक्टिविटी होती है वहां पर वाई जी को दे दीजिए, उस हाइपर एक्टिविटी को न्यूट्रल कर देगा। लेकिन यही गुण केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिविटी को हाइपो नहीं करता, हाइपो को हाइपर नहीं करता, ये न्यूट्रल करता है। और न्यूट्रल करने के बाद यानी बॉडी के होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के बाद अगर वो फिर भी लिए जा रहे हो, आपके बॉडी में आएगा चला जाएगा, आपके बॉडी में आएगा चाहेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। मेनली इसलिए नहीं करेगा कि ये मैक्सिमम हार्मोनल लेवल पर, मैक्सिमम एंजाइमेटिक लेवल पर बहुत क्लोज माना जाता है। इसके जितने भी गुण होते हैं आपके इन तमाम लेवल पर इसको बहुत क्लोज माना जाता है। इसलिए अभी भी चर्चा बनी हुई है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन हार्मोनल काम करती है, एंजाइमेटिक काम करती है, क्या काम करती है, विटामिन के लेवल पर काम करती है, एल्कोलॉइड्स के लेवल पर, मेरा ज्यादातर मानना है एल्कोलॉइड्स के लेवल पर काम करती है, ठीक है। इसलिए आप याद रखना बहुत सारी चीजें यहां पर है ना। समय अकेला केवल प्रूव करेगा कि मेटी सही है या गलत है, हमें उनको केवल और केवल, देखो क्या होता है मॉडर्न साइंस में, आपने देखा एक थ्योरी आई है ना, वो थ्योरी को दूसरा साइंटिस्ट आया कुछ साल बाद, नहीं ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए, उस थ्योरी को गलत कर देता है। फिर अगली थ्योरी आई, अगली थ्योरी में भी वो डॉक्टर आकर वहां पर थ्योरी प्रस्तुत करता है, उसको गलत कर देता है। फिर एक नई थ्योरी आ रही, सालों साल चले जा रहा है ना। हमने क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़ रहे हो, सब चेंज हो गया। पहले हमने पढ़ा था आरएस बेस्ड मेडिसिन बनाओ, ग्लोबल्स में बनाओ, व्हीकल में बनाओ, डीजल में। अभी के नए फार्मेसी आ गई है कंपटीशन में, नई फार्मेसी कह रही है डिस्टिल वाटर में बनाओ, वो भी अपनी जगह सही है, प्योरली डिस्टिल वाटर में मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो है। फंगस आ रहा है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इस कारण से थोड़ा सा मन में डाउट होता है, कल को कभी किसी पेशेंट ने केस लगा दिया तो हम क्या करेंगे, गले पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वहां पर कंसिडरेशन होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हम लोग नई नई थ्योरीज जब यहां पर ऐड करेंगे तो या तो हम उसको बिल्कुल सही है या गलत है ना। जो फोर्स या जो सब्सटेंसेस जिन्होंने डिस्कवर किया है दोस्तों, उनका नाम इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रखा था कि ये इलेक्ट्रिकल करंट जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार कुछ पार्ट नेगेटिव होता है, कुछ पार्ट पॉजिटिव होता है। कल हम जब यहाँ पर 45 पॉइंट्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल लॉ ऑफ नेचर के अनुसार यहाँ पर काम करता है। कल बताऊंगा बॉडी के कौन से पार्ट पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होता है ना। याद रखना समय लगेगा प्रूव करने के दोस्तों, लेकिन मैटी जी ने बहुत ही ट्रूली साइंस दिया है। मैंने बीएचएमएस इसीलिए किया था कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज तो हो यार, मैं क्या कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एक शब्द सुनता था ना, मेरा अंदर का दिल दुखता था कि लोगों को पता नहीं, अरे यार ये झोला छाप आ गया, अरे क्या है ये सलाह। डॉक्टर शब्द लिखना ठीक है, हम नहीं लिखते, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिखते हैं। आयुर्वेद वाले भी तो लिखते हैं आयुर्वेद, ये वेद है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारे दिमाग में रखना वही रखना, जो दिमाग में नहीं रखना उसको जगह नहीं देना, नहीं तो दूसरी चीज नहीं आएगी, निकाल दीजिए पास में, है ना। इसीलिए याद रखो दोस्तों, होम्योपैथ और एलोपैथ सामान्यतः दोस्तों कॉम्बैट सिम्टम को कंटेन करते हैं, वो सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डिसीज के काज पर डायरेक्टली अटैक करती है। अब डिसीज के काज पर डायरेक्टली अटैक क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि हम कोई डिसीज नहीं मानते, हम मानते हैं हमारा ऑर्गन कम या ज्यादा काम कर रहा है। अब ऑर्गन को अकेला ऑर्गन से थोड़ी बना है, वो सेल से बना है। सेल कम या ज्यादा हाइपर और हाइपर एक्टिव होगी तो टिश्यू होगा, और वो जो टिश्यू उस ऑर्गन को बना रहा वो होगा, उस ऑर्गन जो सिस्टम को बना रहा वो होगा, और सिस्टम से पूरी बॉडी को बना रहा वो होगा। इसीलिए दोस्तों हमने प्रारंभ में अर्ली स्टेज में ही ये देखा हमने दोस्तों कि जो वाइटेशन एंड लिम्फ एंड द वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, हमने शुरुआत में ही देख लिया। इनको जो ले जाने वाली वेसल्स है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है ना।
इसलिए याद रखना, इस ईच रेमेडी इन फ्लूइड और चैनल के ऊपर वर्क करके उन्हें नेचुरल कंडीशन में लाने का काम करती है, रिस्टोर करने का काम करती है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये है, ये नहीं हुआ दोस्तों, याद रखना, ये है तो सही, लेकिन ये नहीं हुआ कि कुल मिलाकर सिम्टोम को इग्नोर करें आप, बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आप कॉज के ऊपर जाइए, ऑर्गन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, लेकिन सिम्टम के बगैर, साइन के बगैर आप डायग्नोसिस ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले हमारा मतलब होता है मॉडर्न साइंस के हर चीज को चुरा लीजिए आप, मॉडर्न साइंस के हर नॉलेज को अडॉप्ट कर लीजिए आप, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, एमबीबीएस डॉक्टर का हो, होम्योपैथ का हो, यूनानी हो, कुछ भी हो, आप उनको चुरा लीजिए। ये लोग भी, हमारा होम्योपैथ वाले क्या कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर तो उनका पेटेंट बन रहा है, नहीं तो होम्योपैथ में तो पेटेंट की पूरा होम्योपैथी गलत है अगर पेटेंट आप यूज करते हो तो, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये आपके सिम्टोमेटिक रिलीफ आप जब देते हो तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी फ्लूइड और चैनल के ऊपर वर्क करती है, नॉर्मल कंडीशन में रिस्टोर करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि हम पेन को रिलीफ तुरंत कर देते हैं, है ना, पेन को रिलीफ तुरंत कर देते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लगा दीजिए, वहां पर जहां पर पेन है आप F2Y लगा दीजिए, बंद हो जाएगा। स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, पेन हो रहा है, F2RE लगा लीजिए, पेन बंद हो जाएगा। इन पीरियड के दौरान जो गुजर चुका है, जो बुराई है, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए दोस्तों। कि कौन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर क्या कह रहा है, आपको जिससे सीखने को मिले, मैं तो शुरू से यही कहता आ रहा हूं, आपको अगर किसी डॉक्टर से सीखने को मिल रहा है उससे सीखिए, आप उसकी बुराई मत कीजिए, आप सीख लीजिए। आप 10 डॉक्टरों सीखेंगे ना, हर व्यक्ति की टेक्निक अलग है, कुछ से कुछ 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 आपको मिलता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप किसी की बुराई मत कीजिए, अपने जीवन को देखिए कि मुझे आगे बढ़ना है, आप हर व्यक्ति से सीख कर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए याद रखना, 100 कॉलेजेस मिलेंगे, 100 डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन कोई भी एक डॉक्टर अपने आप में परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं, है ना, याद रखना। इसीलिए जब आप बॉडी के लेवल पर स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहां पर ह्यूमन बॉडी है तो दो चीज आपको नजर आएगी डेली, आपको ये नजर आएगा दोस्तों। पहला होगा नेचुरल प्रोसेस, आपकी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस होती रहती है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, एंजाइम बन रहे हैं, प्रोटीन एक्सेट्रा, कुछ बन रहा है, कुछ निकल रहा है, ये लगातार हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस ये होती है, आपने खूब सारा खाना खा लिया, है ना, आपको एक मैटर पसंद है, आपने खूब ले लिया, तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन बॉडी में बढ़ गए। एक मैटर है जो आपको नहीं लेना था वो भी ले लिया, या आपने भूखे रह गए, नहीं आज मुझे तो उपवास करना है, आपने जो लेना था वो भी नहीं लिया, और जो कमी हो गई बॉडी में, डेफिशिएंसी हो गई, है ना। ये दोनों का लेवल आपकी बॉडी में तय करता है कि आपके ऑर्गन में, आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन वहां पर काम करेगा, कौन सा ऑर्गन वहां पर काम नहीं करेगा। ये पूरी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में होती रहती है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम नजर आता है न्यूट्रिशन का, दूसरा नजर आता है एलिमेंट्स का। 29 एलिमेंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल, जितने नॉन मेटल होते हैं ना दोस्तों, आपको बहुत सारे नॉन मेटल सब्सटेंसेस नजर आएंगे और बहुत सारे मेटल नजर आएंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, याद रखना, फॉस्फोरस, क्लोराइड, ब्रोमियम, आयोडियम, है ना, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब नॉन मेटल है। लेकिन मेटल भी होते हैं दोस्तों, मेटल कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, Fe आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ठीक है, आपका एल्बुमिन, पर्टिकुलर आपका लेड, ठीक है, याद रखना, मोलिब्डेनम, ये सब जो होता है, इस प्रकार से आपके 29 जो पर्टिकुलर मेटल और नॉन मेटल सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत कम लेकिन बहुत माइन्यूट नीड्स रखते हैं। और यही कारण है दोस्तों, ये जितने सल्फर मर्क्यूरी साल्ट आपने बनाए ना, उनमें इनका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यही एडवांटेज आपको याद रखना है, जब आप स्पेजरिक का उपयोग करते हो, आपके सामने रिजल्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट आज का जो चैप्टर है, इसके बाद आपको ये चैप्टर्स नहीं लेना है दोस्तों, इसीलिए मैं आज लास्ट जितने भी पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में सब ले आया हूं। दोबारा कल ये नहीं करेंगे, कल से थ्योरी शुरू करेंगे। यदि आपको किसी पेशेंट को डायग्नोस करके सही अप्लाई करना है, उसके लिए आवश्यक होता है आपको ये पता करना कि डिसीज क्या है, डायग्नोसिस क्या है ना। यदि डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट जो होता है 100% सक्सेसफुल हुआ। लेकिन क्या होता है ना, आप कई लोग मुझे पर्सनल फोन करते हैं आप में से,
कई लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, पेशेंट आज आपके पास आया, रिपोर्ट 4 साल पहले की है। आप खुद सोचना, आप खुद समझदार है, डॉक्टर है आप, 4 साल के पहले की रिपोर्ट है, सर ये रिपोर्ट है, आप प्रोटोकॉल बता दीजिए। पेशेंट 4 साल पहले रिपोर्ट कराया है, अभी आपके पास आया है और आप अभी उसका प्रोटोकॉल मांग रहे हो। या तो मैं मूर्ख हूं या आप मूर्ख हो, दो में से एक तो कोई होगा भाई, है ना। आप मुझे बताओ, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं आपके पेशेंट के सामने, आपके सामने पेशेंट बैठा और मैं आपको प्रोटोकॉल बता दूं और काम कर जाएगा। भैया अपने दिमाग लगाइए, आप भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, मेरा भी नाम खराब, आपका भी नाम खराब। पैसा तो पेशेंट दे रहा है, लेकिन अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। ऐसी कंडीशन में कभी इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर सक्सेस नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब पेशेंट आपके पास आता है तो जरूरी नहीं कि पहले पेशेंट को जो प्रोटोकॉल शूट किया दूसरे पेशेंट को भी शूट करेगा, है ना। इसलिए ये माना जाता है कि सिंपली या लोकल एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। याद रख लेना आप, जब आप यहाँ पर लोकल एलिमेंट को ध्यान में रखते हो दोस्तों, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टेज को देखो आप, यानी आप एब्जॉर्ब उसको पूरा लेटा कर उसका एग्जामिनेशन करना तो सीखो, आज नहीं तो कल सीख जाओगे, है ना। याद रखना दोस्तों, सारी चीज उसकी ध्यान से सुनो, है ना। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डिसीज को एक या दो सिम्टम को ठीक करने के बजाय उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज को क्योर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। होम्योपैथ नहीं कर रहे हो आप कि वहां पर उसके एक दो सिम्टम को ठीक कर दो, आप इलेक्ट्रोमेपैथ कर रहे हो। आप पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखो कि वो पैदा कैसे हुआ है और कैसे डेवलप हुआ है, यानी कौन से एटमॉस्फेयर में हुआ, लिम्फेटिक, सेंग्वाइन, मिक्स, बिलियस, नर्वाइन, कौन से टेम्परामेंट में, आपको सब इंडिकेशन आ जाएगा दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस डिसीज के सिम्टम वहां पर आ रहे हैं, केवल और केवल रूट ब्रांचेस के रूप में आपको समझना है कि इसका कारण क्या है। यार मैं केवल ये देख लूं ये और ये कारण है, ये ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, ये सिस्टम इन्वॉल्व है, मेरा डायग्नोसिस कंफर्म, है ना। यदि केवल अकेली ब्रांच वहां पर डिसीज की है ना, रूट कॉज आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप केवल वो काज को दूर कर दोगे, रूट कॉज को दूर नहीं करोगे दोस्तों, है ना। याद रखना, इसीलिए कई बीमारी को आप अगर करेक्ट डायग्नोसिस करते हो यूं ठीक कर सकते हो, ये है ईएच। लेकिन आप अगर सुपरफिशियल डायग्नोस करके आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो 7 दिन में रिमूव कर दिया सिम्टम, आप गलती कर रहे हो, क्योंकि डिसीज डीप में बैठी हुई है, 4-8 दिन बाद फिर से आ जाएगी, है ना। आवश्यक ये होता है कि हम अपने लॉ को समझे, अपने रेमेडी के सिलेक्शन को पर्टिकुलरली पेशेंट को जो देना है उससे निर्धारित करें कि वो किस कंडीशन में सफर हो रहा है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है। उस लोकल डिसीज के नेचर के द्वारा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो उस जनरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर रेमेडी का सिलेक्शन करें, आप पूर्ण रूप से पेशेंट को क्योर कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसका छोटा छोटा उदाहरण मैं बता रहा हूं। आपके पास जब कोई भी पेशेंट आया, तो पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल निर्धारित करना है। ठीक है, अरे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, आप केवल ये दो निर्धारित कर लो, है ना, लिम्फेटिक या सेंग्वाइन, केवल दो निर्धारित कर लो, और आखिरी में तो मिक्स है ना। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा मैटी जी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बना दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने थ्योरी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि आप कॉम्प्लिकेटेड हो गए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। समझते हुए भी हम गलती कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये याद रखना है, यदि कोई पेशेंट सेंग्वाइन टेम्परामेंट का है ना, तो टेम्परामेंट क्या होता है, आप कैसे डायग्नोस करोगे, शायद मैं टेम्परामेंट नहीं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलो ठीक है, वो भी ले लूंगा। सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को आप हमेशा याद रखना है दोस्तों, एंजाइटी को ग्रुप की किसी भी एक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट किया जाना जरूरी है। अर्थात आपके पास जब सेंग्वाइन टेम्परामेंट का आया ना, तो आपकी एक मेडिसिन तो सिलेक्शन हो चुका है, एक मेडिसिन तो सिलेक्शन हो चुका है, A1 A2 या A3, तीन में से एक देना है। ये देखना है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट या लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की है तो A1 देना है, राइट साइड का है तो A2 देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा सीधा A3 दे दो, A1 A2 दोनों का काम A3 करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। याद रख लेना, यदि हार्ट से रिलेटेड है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है A1, राइट साइड से रिलेटेड A2, आपको जरूरत ही नहीं सोचने की, आपने सेंग्वाइन टेम्परामेंट का सिलेक्शन कर लिया। दूसरी बात, जब आप वहां पर लिम्फेटिक टेम्परामेंट की बात करते हो तो S1 जो होता है लिम्फेटिक के लिए रामबाण है, यानी यहां पर आपको S1 से लगाकर जो भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन है वहां पर देना है, लेकिन S1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन सेंग्वाइन टेम्परामेंट में आप जाओगे तो यहां पर S2, है ना, S2 या S5, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं,
है ना। ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पर निर्धारित होते हैं, S2 दो या S5 दो। जनरली S2 को सिलेक्ट किया जाता है संगवाइन टेम्परामेंट, आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1। तो ये दो प्रोटोकॉल तो आपको ऐसे ही निर्धारित है, हर पेशेंट में आप दे सकते हो। ठीक है, याद रखना टेम्परेचर के, यहां पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसको भी आप नोट करिएगा, ताकि आपको बीएमआर बढ़ा हुआ है, बीएमआर घटा हुआ है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ी है या घटी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल तय करते हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। जब आप टेम्परामेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हो दोस्तों, जिनकी आवश्यकता होती है इन रेमेडीज को उपयोग करने के लिए, है ना, तब आपके लिए बहुत एक्टिव कंडीशन नजर आएगी। वो कंडीशन इसलिए नजर आएगी, आपको एक बात याद रखना है, जब सेंग्वाइन टेम्परामेंट का मरीज होगा ना, आप ब्लड कहां बनता है, ब्लड को कौन कौन से ऑर्गन उपयोग कर रहे हैं, ब्लड किस ऑर्गन के माध्यम से प्यूरिफाई होकर बाहर जा रहा, वो सब आपके ऑर्गन सेंग्वाइन टेम्परामेंट के अंतर्गत आएंगे। जरूरत ही नहीं आपको सोचने की, ये सारे ऑर्गन। अब ब्लड कहां बन रहा है, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, यही बनता है। ठीक है, ये सब आपके यहां पर बन रहा है। अब उपयोग कौन कर रहा है, आर्टरी, वेन, ऑर्गन्स सभी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से प्यूरिफाई कौन कर रहा है, किडनी, लंग्स, ये सब आ गए आपके सेंग्वाइन। अगर इनसे रिलेटेड है तो ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट का हो गया पेशेंट, आपका डायग्नोस्टिक बहुत क्लियर हो गया। अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फ को बना रहा, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फ को उपयोग कर रहा, और ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहा, वो सारे लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आ गए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टमक, डाइजेस्टिव ऑर्गन सारे। ठीक है, ये सब प्यूरिफिकेशन के लेवल पर जब जाते हैं तो आपको ये विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, इस सिस्टम में जितने भी सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है दोस्तों, है ना, मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लेवल पर। आप देखो लाइट हेयर होगा, आइज भी, रैपिड सर्कुलेशन होगा, स्ट्रांग पल्स होगी। जब आप पल्स डायग्नोसिस करते हो देखो एकदम बिल्कुल भारी भारी पल्स आपको नजर आएगी, सेंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट है। ग्रेट सेंसिटिवनेस होगी, स्ट्रॉन्ग एनिमल पेशेंट होगा, बिल्कुल काम धड़ल्ले से काम करेगा, जो भी काम दिया है ना कंप्लीट कंप्लीट काम आप वहां पर देखने को मिलेगा, कंप्लीट काम वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए याद रखना, उसका जो है ना लाइवली डिस्पोजिशन होता है, यानी जीवंत तो स्वभाव होता है, वो जिंदगी को जीता है, हमेशा भड़कीले रंग पहनता है ना, एकदम फ्लोरिड कॉम्प्लिकेशंस, उसके कॉम्प्लेक्शन आपको नजर आता है ना, फेयर एकदम नजर आता है, स्मूथ स्किन, बिल्कुल नरम नरम स्किन होती है, रैपिड डाइजेशन होता है, पाल्पिटेशन की टेंडेंसी होती है, हार्ट धड़कता है उसका, है ना, ब्लीडिंग पाइल्स की टेंडेंसी होती है, कंजेशन की टेंडेंसी होती है, हेमोरेज की टेंडेंसी होती है, वेरिकोज वेन की टेंडेंसी होती है, वर्टिगो चक्कर आने की टेंडेंसी होती है, स्लीपलेसनेस, याद रखना स्लीपलेसनेस की टेंडेंसी होती है ना, याद रखना हमेशा सोने का काम करेगा। इन्फ्लामेटरी थॉट उसको सबसे ज्यादा नजर आएगा गले में, चेस्ट और इंटेस्टाइनल डिसीज की टेंडेंसी उसको नजर आएगी, क्योंकि लंग्स और हार्ट दोनों का लिंक है ना। जितने भी ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज की टेंडेंसी नजर आएगी, एन्यूरिज्म का नजर आएगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन नजर आएगा, है ना, एब्सेंस ऑफ स्क्रोफलस डिसीज। यहां पर जितनी भी डाइजेस्टिव या गठानों से रिलेटेड स्क्रोफलस डिसीज यहां नहीं पाई जाएगी। ये प्योर आपका डायग्नोसिस हो गया कि ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट से जुड़ा हुआ है। आपका पूरा प्रोटोकॉल इसी से निर्धारित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चिल्ड्रन में आप देख रहे हो फ्लोरिड कॉन्ट्रिक्शन नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चमकदार गोरा, है ना, स्टूटनेस, वीरता देखो आप, आपको डरेगा नहीं, आपसे झगड़ लेगा वो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी नजर आएगी, इसलिए S2 को मैंने बताया, आपको याद हो कि बच्चा अगर 10 नहीं करता तो S2 की 2 ड्रॉप केवल मॉर्निंग में मुंह में डाल देना, देख लेना आप डेली, है ना। फीवर, कोल्ड्स, वुपिंग कफ, चेस्ट डिसीज सब आपको सेंग्वाइन टेम्परामेंट में नजर आएगा। फीमेल में जाओगे, देखो जो सेंग्वाइन होते हैं ना अर्ली, उनको अर्ली मेंसेस होता है, बहुत ज्यादा मेंसेस होता है, अर्ली होगा और ज्यादा होगा सेंग्वाइन टेम्परामेंट। अब आपको डायग्नोसिस की जरूरत है क्या, ऐसा कोई भी पेशेंट आया, सीधा आपका ये 3 में से मेडिसिन सिलेक्ट होगा, फीमेल रेमेडी को ऐड कर दो और दे दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। इन टेम्परामेंट के जितने भी व्यक्ति को हमेशा RE और S1 का उपयोग नहीं करना, हमेशा याद रख लेना, इन सेंग्वाइन टेम्परामेंट के व्यक्तियों को कभी भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन और इसकी सपोर्टिव इलेक्ट्रिसिटी RE कभी नहीं करना, इनका बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन उसको समझाया कैसे गया है, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, आपको यह समझाया गया है कि RE को नहीं देना,
बीपी बढ़ जाएगा। ये समझाया ना। ये नहीं समझाया गया है कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट वालों को आरई नहीं देना। भाई ज्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को होता है, और लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को तो बीपी बढ़ जाता है। अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को तो आरई बहुत सूट करती है। क्या करोगे आप? डाइल्यूट कर दो ना। आप 200 में दे दो, बीपी खत्म, बीपी करेक्ट हो जाएगा। यही आरई जिससे डराया गया, हमने बीपी ठीक कर दिया। ठीक है, यही बी जिससे डराया गया, हमने 1000 डायल्यूशन देकर हाई बीपी को कंट्रोल कर लिया। अब सोचिएगा दोस्तों इस बात को, है ना। ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस है, जैसे जैसे आप इसको प्रूव करते चले जाएंगे, यू आर द टॉप मोस्ट लीडर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, यही कारण है कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट में हर पेशेंट को S2 का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया यहां पर S2 का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूर देखना जरूरी है दोस्तों टेम्परामेंट के, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, है ना। लिम्फेटिक लिम्फेटिक नर्वस टेम्परामेंट में भी ये देखने को मिलता है दोस्तों। वर्टिगो, वेरिकोज वेन, पाइल्स, ये सब मिलेगा, है ना। ये सेंग्वाइन टेम्परामेंट में जो उत्पन्न होता है, ये ब्लड की अधिकता और ओवर वाइटलिटी के परिणाम स्वरूप होता है। आपके ब्लड का ज्यादा होना, है ना, आपकी वाइटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, आपके कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप आपको नजर आ रहा। यानी जब ये लिम्फेटिक नर्वस टेम्परामेंट में चला जाएगा तो ब्लड क्या होगा? स्थिर हो जाएगा, ज्यादा तेजी से बहेगा नहीं, है ना। इनसफिशियंट वाइटलिटी हो जाएगी, आपकी वाइटलिटी कम हो जाएगी, है ना। और इसी के परिणाम स्वरूप जितनी भी डिसीज होगी, इसी ज्यादा हो रही तो उसका हाइपर पॉजिटिव, नहीं हो रही नेगेटिव। यही कारण है कोई भी टेम्परामेंट में पॉजिटिव नेगेटिव डिसीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, उसकी बॉडी की वाइटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एक्टिव कंजेशन अगर कैरेक्टराइज हो रहा है तो क्या करोगे आप? सेंग्वाइन टेम्परामेंट को शो करता है, जबकि पैसिव कंजेशन वर्क करता है लिम्फेटिक नर्वस टेम्परामेंट के लेवल पर। ये डायग्नोस्टिक टूल है हमारे भाई, और यही पॉजिटिव नेगेटिव के क्राइटेरिया को तय करके आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और मेरा मानना है इससे बेस्ट प्रोटोकॉल आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, जब आप प्योर लिम्फेटिक टेम्परामेंट की तरफ चलते हो, ऐसे व्यक्ति में जिसमें S1 मेन मेडिसिन होती है दोस्तों, वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जितनी भी बॉडी की सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, इस सिक्रेटरी ग्लैंड्स को मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है। अब मुझे बताओ, सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा, क्या आप A1 दोगे? नहीं ना, आप S1 दोगे। ठीक है, आपको यूरिन का फ्लो ज्यादा हो रहा, आप क्या दोगे? एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन कि लिम्फेटिक को ग्रुप की मेडिसिन? बॉडी के जितने पसीना ज्यादा आ रहा, आप क्या दोगे? आपको पूछने की जरूरत है क्या? सिक्रेटरी ग्लैंड जितनी भी आती है सब लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आती है। इसीलिए यहां पर इस सिस्टम को मोस्ट एक्टिव पार्ट के रूप में देखा जाता है। इस टेम्परामेंट में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत स्लगिश होता है, बहुत स्लो होता है दोस्तों। इसीलिए इसको सब एक्यूट कंडीशन माना जाता है। एक्यूट कंडीशन इसलिए सेंग्वाइन टेम्परामेंट को माना जाता है। इस टेम्परामेंट में जब आप कैरेक्टर देखते हो पेल कलर का, बिल्कुल पीला पीला हल्का पेल येलो कलर का फेस होता है। यहां पर हैक्टिक कंडीशन अपीयर होती है दोस्तों, है ना। स्लो डाइजेशन होता है, बहुत ही पुअर एपेटाइट होती है। बीएमआर देख लो, मैंने कहा था अभी, बीएमआर को याद रखना। जब आप बीएमआर देखोगे ना, सेंग्वाइन में हाइपर होता है और लिम्फेटिक में हाइपो होता है। याद रखना, स्लो डाइजेशन, पुअर एपेटाइट, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, बार बार आदमी को ठंड लगती है ना। बहुत ज्यादा सोएगा, हेवी स्लीप होती है। एनीमिया की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है ना। याद रखना, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, बॉडी में ग्लैंडुलर स्वेलिंग होती है। स्किन में सबसे ज्यादा इरप्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की गड़बड़ी से आता है ना। रूमेटिज्म लिम्फेटिक वालों को मिलता है, फिस्टुला लिम्फेटिक वालों को मिलता है, स्टोन लिम्फेटिक वालों को मिलता है, ब्लाइंड पाइल्स लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को मिलता है। इसीलिए चिल्ड्रन में देखोगे लार्ज हेड। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल बता रहा हूं, मैंने कहा ना पेशेंट को देख के बता देना ये कौन सा टेम्परामेंट है। लार्ज हेड, फोरहेड कर्व्ड होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, फ्रंट में पेलर होता है। बहुत ही ज्यादा इरप्टिव फीवर्स होता है, जब भी फीवर आएगा पूरी बॉडी में इरप्शंस होंगे, है ना। क्यूटेनियस इरप्शन की टेंडेंसी होती है, जब भी स्किन डिसीज होगी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। फीमेल में सप्रेस मेंसेस होता है, अभी मैंने सेंग्वाइन में कहा अर्ली आ रहा है, फीमेल में सप्रेस मेंसेस यानी प्रॉपर नहीं आ रहा, ल्यूकोरिया हो रहा। आप देखो जितनी भी आजकल की यंग गर्ल्स होती है ना, ल्यूकोरिया हो रहा, क्लोरोसिस डेवलप हो रहा, है ना। सप्रेस मेंस्ट्रुएशन की टेंडेंसी दिखा रहा है दोस्तों। यही कारण है आपका प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाता है कि ये टेम्परामेंट है, और इसी टेम्परामेंट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे प्रोटोकॉल मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये
एक अभी मैं इतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास, तो मैं अभी यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी पूरा मिक्स टेम्परामेंट का बाकी है ना। और कल मैं चाहता हूं कि टेम्परामेंट से रिलेटेड जितनी भी आपके साइकोलॉजिकल फील्ड्स हैं मैं क्लियर कर दूं, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। तो आप लोगों का जो मोटिवेशन है ना बहुत जबरदस्त होगा। अगर मेरे मोटिवेशन से 1 से 10 पेशेंट आपको मिलने लग जाए ना, तो मेरी फ्री क्लास का कोई आपको वैल्यूशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मेरा यही अप्रोच है, एक पेशेंट ठीक करो 10 मिलेगा, एक खराब करोगे 10 टूट जाएंगे। इसलिए अपना मानसिकता क्लियर करते चले जाओ, जिससे जितना सीखने को मिल रहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन दिल आपका, दिमाग आपका, प्रोटोकॉल भी आपका होना चाहिए। किसी के प्रोटोकॉल पे हामी नहीं भरिए। अपने पेशेंट का डायग्नोसिस खुद कीजिए, अपने पेशेंट का टेम्परामेंट खुद कीजिए। अरे 1 साल करना है, 1 साल बाद यू आर द नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर। आप अपने आप को 1 साल बाद देख लेना, आप एक अपनी क्वालिटी का डॉक्टर बन के निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। जो लोग क्वेश्चन नहीं करें कृपया करके म्यूट रखिएगा अपने मोबाइल को। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक एक करके पूछिए। हाँ बोलिए, बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर जी, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, जी और सर। मैं आपकी क्लास कल से लेना चालू कर रहा हूँ। जी पहले सर। कल से मैंने शुरुआत की है आपकी क्लास को जी लेना। और जी मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी में रहता हूँ। जी सर जी, जी सर। मुझे टेम्परामेंट के बारे में बहुत कम नॉलेज है। जी और जैसे सेंगनी टेम्परामेंट क्या होता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट क्या होता है, इसके बारे में सर मुझे अच्छे से जानना है। और मैं यहीं पे कंटिन्यू चल हमेशा। रहा है, कंटिन्यू जी। चल रहा है सर। ठीक है, कल और बताऊंगा, कल पूरा जी टेम्परामेंट सर। क्लियर। ठीक है। जी सर। जी सर। जी जी प्रफुल्ल सर। थैंक। किसी की एक फीमेल की दाढ़ में जैसे वो कैप लगवाया है, जी तो इसके बाद में अभी फिर भी उसको पेन होता है, तो डॉक्टर ने बोला अंदर से क्रैक हो गई होगी। ठीक है, आप एक काम करिए, 3 4 S1 के ग्लोबुस दीजिए D4 में, और बाहर से S1 F1 आरी को अप्लाई करा दीजिए आप, फिर एक्सटर्नल से बाहर से। C4S1 D4 में, हाँ। D4 में, और S1 F1 आरी को एक्सटर्नल अप्लाई करा दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, S1F1 Y आरी सर। आर यू ओके। ओके, जी एक्सटर्नल, ओके। जी थैंक जी यू। प्रफुल्ल सर। जी नमस्ते। सर। बोलिए प्रफुल्ल सर। जी डॉक्टर श्याम मंडल सर, बोलिए। सर सर, मेरे को घुटने में दर्द है सर। घुटने में दर्द है तो क्यों दर्द है सर? सर ओवर वेट है सर। ओवरवेट नाइन कितना है? सर 95 सर। 95 है तो वेट के कारण ही आपके जॉइंट्स में जो गादी है, जो फ्लूइड होता है वो कम हो गया है। उसके कारण रगड़ हो रही है, इरिटेशन। आप वेट कम कर लो, पेन बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सर A2S5C5, ए सर टू एस फाइव सी फाइव सी A2S5C5 फाइव F2 W और G का हॉट कंप्रेस कीजिए आप नी जॉइंट पे, ठीक है। F2 अरे सर एक बार में सुन लिया करिए आप, है ना। सर। और इसके साथ में C5G को D5 में कंटिन्यू लीजिएगा आप, है ना। S1 RE को बिफोर में लीजिएगा, और S10Y को स्लास के साथ, स्लास को नाइट में और S10Y को आफ्टर में लीजिएगा। ये कंटिन्यू करिएगा, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी सर। जी हेलो। जी सर। बोलिए दिनेश सर, बोलिए। सर, आपकी क्लास में शुरू से कर रहा हूँ, आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू मेरे सर। को मेरे को 10 साल से IBS है। हम्म एलोपैथी डॉक्टरों ने बोला है, हम्म और उन्होंने टेबलेट लिखी थी, वो 2 टेबलेट मैं रात को खाता हूँ तो सही है, नहीं खाता हूँ उसी दिन लूज मोशन हो जाता सर IBS जो होता है ना, है। जी सर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत जी सारे जी। नेचुरल प्रोसेस के कारण होता है, ठीक है।
आप मुझे ठीक है। टेलीग्राम, आपका जो टेलीग्राम है ना, उस टेलीग्राम पे आपकी रिपोर्ट डालिएगा, मेडिसिन मैं बताऊंगा, आप यूज कीजिएगा, और विद इन 3 to 6 मंथ दोबारा आपको आईबीएस के मॉडर्न साइंस की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जी सर, थैंक यू जी सर। जी। हेलो सर। मम्मी हाँ वहां जी से प्रेप एप्पल देना हाँ, प्लीज। एप्लीकेशन कौन सा डायरेक्शन करना है एप्लीकेशन? सर, एप्लीकेशन हमेशा D4 में या फर्स्ट डायल्यूशन में ही किया जाता है। ठीक है सर जी। अगर पॉजिटिव करना है तो, नेगेटिव करना है तो और नीचे जाइए। हम तो हाई ठीक है सर। पोटेंसी का भी 200 1M का भी हम कंप्रेस कराते हैं, अभी जरूरत हम्म, नहीं है आप। ठीक है ठीक है सर जी। जी, चलिए ठीक है, आज यहीं रखते हैं। चलो हेलो। ठीक है सर, ठीक है।